हेलो क्लास 10। आज हम जो है चैप्टर 10 के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। बच्चों चैप्टर 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि आपको क्लास 9th में मैंने ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया था, सिमिलरली इस चैप्टर में वही हम जो है प्रकाश पे जो है लागू करेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु आप देख पाते हैं वो प्रकाश की किरणों की वजह से देख पाते हैं। प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं तो आपतन होता है, और जब उसका परावर्तन होता है तब वह आपकी आंखों में अपना प्रतिबिंब बना करके आपको समझ आता है कि कहाँ पे कौन सी वस्तु है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको जो है प्रकाश परावर्तन के जो है 2 नियम पता होने चाहिए। इन नियमों को आपको हमेशा याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। पहले तो काफ़ी पूछा जाता था, अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल हो गया, पता होना ही चाहिए। तो देखिए, पहला है जो आपको बहुत आसानी से पता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और दर्पण के आपतन का बिंदु होता है, ये आपतित किरण है बच्चों, ये परावर्तित किरण है और ये दर्पण के जो है बिंदु है, ये तीनों की तीनों क्या है, सेम तल पे जो है लाई करते हैं। तल है, ठीक है, सेम तल पे जो है एक ही तल पे लाई करते हैं, एक ही तल पे जो है होते हैं। इसी को जो है दूसरा नियम है, ये आपको दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप सीधे सीधे आगे आ जाइएगा। अब हम यहाँ पे जो है दर्पण 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। एक तो गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होते हैं जिनमें जो है जिसमें अंदर की ओर, यानी जो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसपे जो है आप कोई भी चीज़ देख पाते हैं, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान को, उसे बोलते हैं बच्चों परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ अगर अंदर की तरफ है तो वो अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर है। क्या है ये, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। देखिए, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है जो कि अंदर की तरफ है। ये जो आपको दिख रहा है कुछ धुंधला धुंधला सा बच्चों, ये क्या है, इसका ये पॉलिश लगा हुआ है। मतलब पॉलिश इसलिए ताकि जो है कोई भी आप इस पर बिंब बनता है तो वो आपको नज़र आए। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में देखिए बाहर की तरफ ये पॉलिश लगा हुआ है। बस यही इसमें जो है फ़र्क होता है। कुछ टर्म्स है बच्चों जो आपको समझ लेनी है। कुछ टर्म्स हैं, देखिए यहाँ पे ये आपको कुछ टर्म्स मिल जाएंगी। जैसे टर्म्स है यहाँ पे सी, और एक आपको आर मिलेगा, एक पी आपको देखने के लिए मिलेगा, पी भी देखने के लिए मिलेगा। इन टर्म्स के बच्चों कुछ नाम है। सी को जो है बच्चे हमने यहाँ पे एक जो है गोलीय दर्पण का इसे वक्रता केंद्र बोला है हमने। सी को हमने वक्रता केंद्र बोला है, पी को हमने बच्चे ध्रुव बोला है, और आर को जो हमने त्रिज्या बोला है। आर और सी बराबर है, आर और सी बराबर है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसी से आपके सवाल होंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइए, अब आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं सीधा अपने जो हमें करना है। ये टेबल बच्चों बहुत काम आने वाली है आपको। क्या है इसकी इम्पोर्टेंस है, अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगी। पहले हम कुछ इसको बस देख लीजिएगा, इस टेबल आपकी बहुत मदद करने वाली है। इसके बाद बच्चों ये जो कुछ आपको रेखा दिखाए गए हैं प्रकाश का किस तरीके से, ये आपको देख लेने हैं। ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे रीड करना है बच्चों। देखो, जैसे ये आपकी जो है प्रकाश की किरण आती है बहुत दूरी से, तो ये फोकस से होकर के गुजर रही है। एफ का मतलब फोकस, ठीक है, फोकस से होकर गुजर रही है। इसे हिंदी में बच्चों एफ को फोकस ही बोला है। देखिए यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है, ये फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, आई और आर क्या है, आप आई का मतलब आपतन, आर का मतलब परावर्तक कोण। ये देखो दोनों बराबर होते हैं, देखो दोनों आधे आधे हिस्से में बटे हुए। इन दोनों का अगर आप डॉट डॉट लगाएंगे तो सी यानी सेंटर पे आपका पहुँचेगा। उसी तरीके से देखिए जो है ये दोनों जो है आपके मिरर है, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। दोनों पे आपको दिखाया गया है। देखिए इस पे जब आप देखेंगे उत्तल दर्पण पे, तो देखिए अंदर की तरफ पॉलिश है, यहाँ पे रेखा आएगी, इस तरीके से चली जाएगी। जो भी रेखा ऊपर की तरफ बाहर की तरफ जा रही है बच्चों, वो हमेशा फोकस पे आके मिलेगी। इन दोनों के बीच के में जो आप रेखा खींचेंगे वो आपका जो है कि ये कहाँ पे आके हमेशा सी पे आएगी, ठीक है। ये इसका रीड करने का तरीका है। आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, इसी तरीके से आप सारे डायग्राम देखिएगा, ये समझ में जाएंगे आपको, ठीक है। कभी कभी 1 नंबर के सवाल डायग्राम से पूछ लिए जाते हैं, पर जो डायग्राम हमेशा पूछे जाते हैं वो हैं बच्चे ये, जिसके बारे में आपको टेबल भी दी गई थी वो वाली। इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको समझ जाएगा। ये है बच्चों अनंत। अनंत का मतलब इन्फिनिटी, इंग्लिश में इन्फिनिटी। बहुत दूरी से जब प्रकाश की कोई किरण आती है बच्चों, तो फोकस पे आकर के नीचे चली जाती है। ये ऊपर से आके नीचे गई है, ये नीचे से आके ऊपर गई है, तो फोकस पे दोनों मिलेंगे। यहाँ पे जो है प्रतिबिंब यानी इमेज,
वो बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा साइज़ का बनता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब जो दूसरी इमेज देखिए, दूसरी इमेज में आपको देखने के लिए मिलेगा, दूसरी इमेज में आपको बताया गया है। देखिए दूसरी इमेज में अब क्या है, जो हमारा बिंब है वो हमने जो है सी से थोड़ा सा दूर रखा है। सी का मतलब त्रिज्या से थोड़ा दूर रखा है। तो देखिए क्या होगा, ये आएगी प्रकाश की किरण यहाँ से आकर के फोकस से होकर के गुजरेगी, और एक प्रकाश की किरण जो है वो सी से यानी त्रिज्या से होकर के गुजरेगी, और इन दोनों के बीच में ये देखिए अब नीचे एरो, ये हमारा प्रतिबिंब है। ये क्या है, देखने लायक तो है ना, तो ये छोटा है, ये साइज़ में कैसा है, छोटा है। फिर यही आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए त्रिज्या पे रख दिया है, यहाँ पे हमने बिंब को त्रिज्या पे रख दिया है। तो देखिए इसकी जो नीचे जो बन रही है बच्चों ब्लैक में, ये इमेज है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब है। तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों बराबर किस केस में हो जाते हैं, जब आप बिंब को जो है सी यानी त्रिज्या पे रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आएगा फोकस से निकले, ये यहाँ से आएगा फोकस से निकले, ये यहाँ से आएगा परावर्तित हो जाएगी, और इसकी जो है इमेज साइज़ कैसी बनेगी, प्रतिबिंब का शेप कैसा बनेगा, सेम साइज़ बनेगा। अब आप इस वाले को देखिए, इस वाले में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। इस वाले में देखिए आपका ये जो है आपने जो बिंब है, देखिए हम पहले हमने यहाँ इन्फिनिटी पे रखा, फिर हमने यहाँ पे रखा, अब फिर हमने सी पे रखा, और हम सी और एफ़ के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, सी और एफ़ के बीच में रखेंगे तो ये फिर से होकर फोकस से होकर के जाएगी, और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रतिबिंब है वो इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा बन रहा है, इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा क्या है, साइज़ में बड़ा है। इसके बाद में जो है आप इस डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आप एफ़ पे रख देते हैं, फोकस पे आप रख देते हैं बिंब को, तो देखिए ये इस तरीके से टकराएगा और यहाँ से होकर के गुजरेगा। ठीक है, और ये जो है ये हमारा सी से निकलेगी, हमेशा वाली रेखा यहाँ पे भी देखिए सी से निकली हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे प्रतिबिंब नज़र ही नहीं आ रहा है, यानी वो इतना बड़ा है कि वो पन्ने पे दिखाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आप देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये तो सी से आपने निकाल दिया, और ये जो है पी से, पी यानी ध्रुव से निकलेगा और इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो इसकी जो आप इमेज बनाएंगे वो बहुत बड़ी बनेगी। अभी तक जो प्रतिबिंब बने वो सबसे बड़ा ये है, और इससे भी बड़ा ये वाला है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, देखिए आप टेबल पे लेके आते हैं, जो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो ये देखिए अनंत पर रखने पे फोकस पे से प्रतिबिंब की स्थिति होगी, और ये साइज़ में कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, और ये वास्तविक एकदम उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब है वो अगर नीचे की तरफ बने तो उसे वास्तविक और उल्टा कहा जाता है। ठीक है, और सी से परे बने यानी सी से थोड़ी दूर हो तो वो छोटा हो जाएगा, और फिर समान साइज़ का हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर जो है अत्यधिक बड़ा होगा, और फिर बड़ा होगा। इस तरीके से ये आपको टेबल याद रखनी है, आपको पता चल जाएगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। इन डायग्राम्स की आपको खासकर बहुत इच्छा है कि 6 डायग्राम बहुत प्रैक्टिस करने हैं। ये आपके थे, ये अवतल दर्पण के थे, अब इसके बाद में इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण का हम किस किस चीज़ में उपयोग करते हैं। तो देखिए जो हेडलाइट्स होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, टॉर्च, वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं, और जो शेविंग करने में जो हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसके 2 ही आपको जो है ड्राइंग्स आपको याद रखनी है इसकी, और इसकी टेबल भी ये रही है। तो टेबल के साथ समझाती हूँ आपको। जब अनंत पे यानी बहुत दूर पे जब आप जो है बिंब को रखेंगे तो जो है अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए बहुत छोटा बना है। इन डायग्राम्स को देखिए बच्चों, ये जब इन्फिनिटी से आएगी प्रकाश की किरण तो इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। आपतित कोण ये परावर्तित को हो जाएगी, और इनको जो आप डॉट्स को मिलाएंगे तो एफ पे जा करके फोकस पे जा करके देखिए डॉट दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको, बहुत छोटा सा था, इसलिए क्या है अत्यधिक छोटा बताया गया है यहाँ पे ऐसे। और ये जो आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, इसकी प्रकृति कैसी, आभासी तथा सीधा है। देखिए ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ बना है। उन डायग्राम से अभी तक जो बात करी थी वो नीचे की तरफ बना, उसमें एक लास्ट में जो है यहाँ पे जो है आपको एक वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो है प्रतिबिंब बने हैं वो नीचे की तरफ बने, नीचे की तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये देखिए बस ये एक यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सिर्फ लास्ट जब आप फोकस और ध्रुव के यानी पी के बीच में रखेंगे बिंब को तो वो जो है आपका सीधा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। बाकी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे सारी की सारे जो आपके प्रतिबिंब हैं वो ऊपर की तरफ बनेंगे, सीधे बनेंगे, आभासी बनेंगे और सीधे बनेंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से जो है आपकी प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई। तो ये जो है ऊपर वाली चीज़ मैंने हमेशा कहा था फोकस एफ पे मिलेगी। ठीक है, और इस तरीके से जो है
ये यहाँ पर जो है आपका जो है ये इमेज बन जाएगी। इन ड्राइंग्स की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बच्चों, तब आपको ये याद होगी। मैं आपको बता रही हूँ कौन सी ड्राइंग किस लिए बनी है और क्या वो समझाती है। अब उसी तरीके से हम देखते हैं कि ऊतल दर्पणों का क्या उपयोग होता है। देखिए ऊतल दर्पणों को हम जो है वाहनों के पश्य दृश्य में लगाते हैं, ठीक है। और इसे ये जो ड्राइवर होता है वो पीछे वाहनों को देख सकता है, इसलिए सुरक्षित रूप से वह वाहन चला सके, इसलिए ये जो है इसमें जो है ड्राइवर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं ऊतल दर्पण। ये इनका उपयोग हो गया। इसके बाद में जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो डायग्राम है यहाँ से बच्चों आपको सीखने के लिए मिलेगा कि जो बिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, बिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना। देखिए जो बिंब है उसकी ऊंचाई हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, और जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूरी की बात करें तो बिंब की दूरी हमें हमेशा नेगेटिव लेनी है, और अगर इस तरफ अगर कोई बिंब बने, प्रतिबिंब बने, तो उसकी दूरी हमें पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। चलिए अब इसको जो है हम फॉर्मूले देख लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। तो बच्चे इसका ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है 1/v। वो v जो है बच्चे वो प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। और जो यहाँ पे u है वो आपका बिंब की दूरी है, u जो है वो बच्चे बिंब की दूरी है, और f जो है यहाँ पे फोकस की दूरी है। तो तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया है। इनका जो है आपको फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में इसी फॉर्मूले से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूला है, वो है ये आपका m का मतलब होता है बच्चे, स्मॉल m का मतलब होता है उत्पन्न आवर्धन, ठीक है। आवर्धन जो है m का मतलब होता है। इसमें जो है कैसे फॉर्मूला बनता है, ये बनता है m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से दिखाएंगे और बिंब की ऊंचाई को हम s से दिखाएंगे। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। m का सिर्फ यही एक फॉर्मूला नहीं है, ये भी एक फॉर्मूला है। इसको देखिए जो है बिंब और प्रतिबिंब की दूरी से के साथ भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। तो m का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है दोनों को अभी दिखाती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है आप लोगों को। जैसे ही आप सवाल इसके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑटोमोबाइल में जो है पीछे की दृश्य का दर्पण जो है जिसकी त्रिज्या ये है, त्रिज्या मतलब r मिल गया आपको। और इस यदि इस बस दर्पण से जो है 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये जो आपको 5 मीटर की दूरी है ये बिंब की दूरी मिली है। बिंब की दूरी मैंने हमेशा बताया था नेगेटिव होगी, तो देखिए नेगेटिव है। और ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या की दूरी जो होती है, त्रिज्या की दूरी हमेशा इस साइड ली जाती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति की कहाँ है, प्रकृति कैसी है, साइज यानी हाइट यानी h निकालना है। प्रकृति मतलब सीधी है, उल्टी है, और प्रतिबिंब की स्थिति यानी उसकी दूरी बतानी है आपको। तो आपको प्रतिबिंब की दूरी यानी v निकालना है, ठीक है बच्चों। और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी साइज मतलब ऊंचाई आपको निकालनी है। तो इस तरीके से देखिए एक फॉर्मूला होता था f जो है r बराबर 2f, या फिर इसको इस तरीके से आप जो है लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ से फोकस की दूरी निकाल लेंगे यानी f निकाल लेंगे, आपको इतने मिल जाएगा। फिर f निकालने के बाद जो है आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर पाएंगे। जो ये फॉर्मूला था अब आपके पास, v आपको निकालना है, u आपको पता है, f आपको इस फॉर्मूले से पता चल गया। अब आप जो है इसका जो है प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे। इसके बाद जो है आप इसकी जो है इसकी आपको प्रकृति जानने के लिए आवर्धन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए अब दोनों हाइट आपके पास है, दोनों v और u भी आपके पास है, तो आप आराम से जो है इस फॉर्मूले में डाल दीजिएगा। देखिए आप यहाँ से जो है v की ये वैल्यू ले आए हैं, आपने डाल दी है, ये 115 एडी। u की वैल्यू आपको जो है सवाल में पहले से ही दी थी, दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपको आवर्धन जो है वो प्लस में मिलता है। प्लस का मतलब क्या है, बिंब का साइज छोटा है और वह सीधा है। आभासी और सीधा, सीधा और आभासी एक ही में आता था, आपका उत्तल मिरर में आता था, उत्तल दर्पण में आता था, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी ये आपको h दे दिया है, h, ठीक है, बिंब का साइज h दे दिया। और 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी यानी आपको स्मॉल f दे दिया है। और 25 सेंटीमीटर आपको, अच्छा देखिए बिंब का साइज है, बिंब का साइज है तो ये पॉजिटिव होगा, h जो है प्लस में होगा, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी आपको u दे दिया, u माइनस 25 सेंटीमीटर दे दिया बिंब की दूरी। तो आपको जो है क्या क्या निकालना है इसमें, देखिए दर्पण से कितनी दूरी पे पर्दे पे रखा जाएगी स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त, यानी v आपको निकालना है, v कितना होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी m निकालना है आपको, क्या होगा साइज यानी h भी निकालना है आपको, किसका, प्रतिबिंब का। 3 चीज़ें निकालनी है। तो ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है उसी तरीके से, आपको फॉर्मूले में आपने डाला हुआ है और निकाल दिया है। और यहाँ पे देखिए आप सब कुछ जो है निकाल चुके हैं। इसके बाद में जो है आप ये प्रश्न कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे अच्छे आसानी से हो जाएंगे।
आसान से प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको क्लास स्लैब में दिखाया गया हुआ आई थिंक। हाँ देखिए, ये देखिए, ये जब ये ग्लास स्लैब यानी कांच से बनी हुई ये रेक्टेंगल शेप की आपकी जो है ग्लास स्लैब है। जब मैं इस पर कोई भी जो है प्रकाश की किरण डालूंगी तो ये इसके अंदर आएगी और फिर ये जो है अपनी जो है जो पाथ है इसका जो रास्ता है वो बदल देती है। ठीक है बच्चों, ग्लास के अंदर जब ये ग्लास से बाहर निकलेगी तो फिर से ये वही पाथ को ले लेती है। तो ये देखिए, ये जो है इसे ऐसे सीधे आना चाहिए था, पर ये क्या है यहाँ से मुड़ गई और यहाँ से मुड़ गई। तो ये जो है आपका ये डायग्राम ये बताता है, ये प्रकाश का अपवर्तन आपको बताता है। यहाँ पे आपको जो है स्थिरांक के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, ये साइन आई अपॉन साइन आर। और ये जो है यहाँ पे दो नियम फिर से आ जाएंगे। ये जो है आपके परावर्तन के नियम हैं, वो जो थे आपके रिफ्लेक्शन के नियम थे, ये परावर्तन के नियम है। वो आवर्तन के नियम थे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम भी दो होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और माध्यम में पृथक करने वाले के आपतन बिंदु का विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अब देखिए वहाँ पे देखिए आपतित परिवर्तित किरणें थी। यहाँ पे जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो दोनों माध्यम के पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पे होंगे। और दूसरा नियम इसका ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो स्थिरांक यानी एक, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो एक ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये जो है दो नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अपवर्तनांक क्या होता है, ये जो है आपका एक फॉर्मूला है, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक जो है ये बच्चों वायु में जो है, माध्यम टू ये जो है जो ग्लास में है, इसे जो है इसमें प्रकाश की चाल को V2 बोलेंगे। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि अगर इसे उल्टा कर दिया जाए, मतलब जो है ग्लास के अंदर से जब कोई रेखा निकले, ग्लास के अंदर से जब कोई जो है माध्यम से जो है कोई रेखा निकले तो माध्यम टू को ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बच्चों वो ये है कि n का मतलब होता है यहाँ पे अपवर्तनांक, ठीक है। और ये c जो है वो प्रकाश की चाल है, और ये वायु की c जो है वायु की चाल है, और जो नीचे है वो प्रकाश की चाल है। n बराबर CV, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और फिर ये टेबल है, इसमें आपको बताया है कि किसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है हीरे का होता है, सबसे जो ज़्यादा हीरे का है, और जो सबसे कम है वो किसका है। आप टेबल में देखिए जिसका सबसे कम डिजिट होगा उसका सबसे कम होगा, तो आई थिंक वो वायु का ही सबसे कम अपवर्तनांक होता है, सबसे ज़्यादा हीरे का होता है। इसके बाद फिर से आप ये प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो है वो लेंसों के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तब तक मुझे आपके जो भी डाउट्स हों इस चैप्टर में मुझे बताइएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, स्पेशली ड्राइंग्स, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है वो कीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर हॉलीडेज।